नदनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अब उनकी है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 299 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। हुकूमत बनने पर हिंदुस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करने शफीकुर रहमान का ऐलान। बांग्लादेश की जमात इस्लामी के सरबराह ने हिंदुस्तान को बताया अहम पड़ोसी। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण बजट पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा की तरह यहां भी हुकूमत और अपोजिशन में तसादुम का इम्कान। राहुल गांधी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक के लिए नोटिस लाने रिजिजू का ऐलान। अपोजिशन लीडर पर लोकसभा को गुमराह करने का मरकजी वजीर ने लगाया इल्जाम। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ भारत बंद जारी। मुख्तलिफ रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम। नेतन्याहू की ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। तकरीबन 3 घंटे तक चलने वाली मुलाकात में कई अहम उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। और खबरों की तफसील। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो इंतखाबात को लेकर अवाम में जोश व खरोश को जाहिर करता है। 299 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ आखिरी आम इंतखाबात 2024 में हुए थे, जब शेख हसीना वज़ीर आज़म बनी थी। ताहम अगस्त 2024 में होने वाली बगावत के बाद 2026 में दोबारा आम इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात के साथ साथ बांग्लादेश में रेफरेंडम पर भी वोट दिया जाएगा, जिसमें वोटर्स को हाँ या नहीं का जवाब देना होगा। अगर हाँ का वोट भारी पड़ गया तो नई हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए आईनी इस्लाहात के पैकेज को कानूनी तौर पर नाफिज करने पर मजबूर हो जाएगी। मुल्क में 127.6 मिलियन वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग ख़त्म होते ही वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश में इंतखाबात बैलेट पेपर्स के जरिए कराए जाते हैं। वोटिंग शुरू होते ही इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से हाई अलर्ट दिखाई दे रही है। दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। उधर दूसरी जानिब बांग्लादेश जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान ने कहा कि अगर इनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है और इख्तिदार में आती है तो हिंदुस्तान के साथ मजबूत, एहतराम पर मबनी और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए काम करेगी। शफीकुर रहमान ने कौमी इत्तेहाद, मसावी शरीयत और पड़ोसी ममालिक बशमूल हिंदुस्तान के साथ तामीरी ताल्लुकात पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मुस्बत और बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारा करीबी पड़ोसी है और ये हमारी तरजीह रहेगी। इन्होंने कहा कि हमारा मकसद तनाज़ा पैदा करना नहीं है, बल्कि तरक्की और अमन के लिए शराकत दारी कायम करना है। बांग्लादेश में आज हो रहे इंतखाबात मुल्की तारीख में सबसे अहम हैं। ये नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुजाहरों के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलटने और नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में उबूरी इंतज़ामिया कायम करने के 18 माह बाद हो रहे हैं। ये इंतखाबात सियासी इस्लाहात पर आइनी रेफरेंडम के साथ साथ एक उबूरी दौर का खात्मा करेंगे और जनूबी एशियाई मुल्क की जमहूरियत का इम्तहान लेंगे। बहुत से राय दहिंदगान को उम्मीद है कि इंतखाबात की वापसी से अमन बहाल होगा, शहरी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ होगा और जवाबदेह क़यादत फराहम होगी। लेकिन कुछ परेशान भी हैं। कुछ लोगों को सियासी अदम इस्तेहकाम, ख़वातीन और अक़लियतों की पसमानदगी और एक सेकुलर मुल्क में इस्लाम पसंदों के उरूज का खौफ भी है। Well, as per our interim government's promise, they promised us that this election, the 13th parliamentary election, will be fair and fruitful. As we know, that in previous regime, the Awami League government, there has been like stories that they've been stealing votes. They've been giving votes illegally. So in this time, as they have been promised, so I really hope that this election will be fair and fruitful, because we have hope on our interim government as they promised, and I believe that they will maintain this and they will keep their promise as per their
statements. As a young voter, this is my first time voting for my country. So I am pretty excited about it. So I have never been in a voting center or something. So it's gonna be a very new experience for me, I think. As a matter of inclusivity, it's a no because Awami League is not there. But if I think with my ethics and my thoughts about the overall situation of our country, then I think most of the people, they don't Awami League there. They have been like animals. They have butchered many students. So I think without Awami League, I am fine with it. I don't know about others. That's what I said. It's not inclusive if we think of that way. Like while we are thinking about creating balance, without Awami League, we don't have the evil party and all. We don't have that. But I think from the perspective of people, it's kind of okay because what we witnessed for the 2024, the way children were killed, I don't think I could support Awami League's participation in this election. As a woman from new government, I will expect safe working environment. Also, I will expect security. And I want to state my point as Jamaat Amir recently said that women who are going out and doing work, they are almost prostitutes. That's what he said, not my words. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कल लोकसभा में बजट पर बहस का जवाब दिया, जिसके दौरान काफ़ी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान सीतारमन आज राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब देंगी। लोकसभा में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मवेशी पालने और माही परवरी पर भी जोर दे रहे हैं। इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हर ज़िले में वेटरनरी सर्जन, अस्पताल और टेस्टिंग लैब जैसी सहूलियात मौजूद हों। सीतारमन के आज राज्यसभा में भी जवाब के दौरान हंगामे के आसार हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ ऐवान को गुमराह करने और बेबुनियाद बयानात देने पर इस्तेहकाक की तहरीक का नोटिस लाया जाएगा। रिजिजू ने ताहम ये नहीं बताया कि गांधी के खिलाफ इस्तेहकाक की तहरीक के लिए कब और कौन नोटिस लाएगा। Notice, privileged notice against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. There is a very clear-cut rules of procedure. वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर इमरान मसूद ने कहा कि अगर हुकूमत राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेहकाक की तहरीक का नोटिस ला रही है तो उसे इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से ही कहा था कि वो अपने इल्ज़ाम की तस्दीक करने के लिए तैयार हैं। खिलाफ अगर आप प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं तो फिर इतनी हिम्मत रखिएगा कि पूरी चीज़ सुनिए। जब आपने ऑथेंटिकेट करने की बात कही थी तो राहुल जी ने तभी कहा था कि मैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूँ, और आप उसको से भाग गए थे। तो आप तैयार रहिएगा। अब आपके पास सुनने का क्षमता होनी चाहिए कि आप सुन सकें। जो राहुल जी ने सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब आपके पास नहीं है। देश को और किसान को आपने बेच दिया। नहीं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उससे लेना देना है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है वो बता दे। अभी तक तो कुछ किया नहीं। देखिए, हिंदुस्तानी मेहनतकश तबका आज मुल्कगीर आम हड़ताल कर रहा है, जिसे ज़रई, देही और गैर रस्मी कारकुनों के नुमाइंदगी करने वाली यूनियनों की हिमायत हासिल है। यह हड़ताल मरकज़ी और रियासती सिविल सर्विसेज के मुलाजमीन और असातिज़ा, मरकज़ी और रियासती पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कारकुनों के ग्रुपों और आज़ाद ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर 14 कौमी ट्रेड यूनियनों ने मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म की है। मुल्क की कई रियासतों में इस बंद की वजह से तमाम सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर है।
बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने तमिलनाडु के असेंबली इंतखाबात से कबल हुक्मरान डीएमके और कांग्रेस इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद की। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद रियासत के मिशन या विजन के लिए नहीं बल्कि ये इत्तेहाद करप्शन, पोजीशन और करप्ट के लिए है। बीजेपी लीडर ने कहा कि इत्तेहाद सिर्फ डीएमके और कांग्रेस के मफाद के लिए किया गया, इससे तमिलनाडु के आवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला। Congress is not an alliance of mission or vision for Tamil Nadu. It is an alliance of ambition, corruption, commission, position, and total confusion and division. Congress says that it wants power sharing arrangement in Tamil Nadu government, whereas MK Stalin and DMK says that there's no question of it. They are not thinking about people of Tamil Nadu and welfare of Tamil Nadu. They are thinking about welfare of themselves. One says we want power share in the government. The other says that it cannot be given. And this is the way they are coordinating. Recently, we have seen how the hypocrisy of DMK was exposed when they admitted that it was the Congress party against which the DMK used to take out the maximum number of protests and rallies. And today they are in alliance with them, even though they consider Congress party to be the biggest enemy of Tamil Nadu. तमिलनाडु में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी है। हुक्मरान जमात डीएमके ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद बरकरार रखा है। इस दौरान डीएमके के सीनियर लीडर सभापति मोहन ने अपने बयान से तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा दी। सभापति ने कहा कि बीजेपी लीडर अन्नामलाई असेंबली इंतखाबात से कबल अपनी नई पार्टी शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्नामलाई ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ताहम सभापति ने कहा कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद डीएमके दोबारा हुकूमत बनाएगी। பேசக்கூடிய அவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன், ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு திராவிட மாடல் அரசில் நேரடியாக பயன்பெறக்கூடிய மகளிர் குறைந்தது 1.25 லட்சம் பேர். ஒரு 25,000 பேரை நீங்க தள்ளிட்டீங்கன்னா கூட 1 லட்சம் வாக்கு மகளிர் வாக்கு என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று என்று பெருமையோடு பேசக்கூடிய அவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன், ஒரு சட்டமன்ற हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया 27 फरवरी को राजस्थान में पाक भारत सरहद के करीब पोखरण रेंज में वायु शक्ति मिशन के दौरान अपनी जंगी और फायर पावर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेगी। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और दुश्मन को तेज़ी से सज़ा देने और ऑपरेशनल माहौल पर गलबा हासिल करने की सलाहियत को भी उजागर करेगी। 120 से ज़्यादा फ़ज़ाई असासे, जिनमें 77 लड़ाका तैयारे शामिल हैं, जिनमें राफेल, SU-30 MKI, MiG-29 ने मिशन में अपना आगाज़ कर दिया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में 9 मुकामात पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए गुज़िश्ता साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया था। इस मश्क में जदीद हथियारों के निज़ाम जैसे आकाश स्पाई के अलावा शॉर्ट रेंज जंगी साजो सामान भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन्हें निशाना बनाने के बजाय बीजेपी लीडरों को रेवेन्यू खसारे के ग्रांट की बहाली के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रुजू करना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि मैंने मुतअद्दिद मौक़े पर इस मसले पर अपील की है, लेकिन मैं जानता हूं कि बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी। सुक्खू ने कहा कि वो बीजेपी के रहनुमाओं के ताउन पर आमादगी के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार है। मुझ पर दोषारोपण करने की जगह आप केंद्र में अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाइए, क्योंकि हमारे साथ तो वो जाना नहीं चाहते मुझे लगता है। आप खुद जाइए, सभी एमएलओ को लेके जाइए, और हिमाचल का जो अधिकार है जो छीना गया है, हर साल 10,000 करोड़ रुपए का, 8 से 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान प्रदेश को होगा 2026 से लेकर 31 तक 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होगा, वो प्रदेश की आर्थिकी में कहीं ना कहीं कमी लाएगा। हमारे तो हमने और जो ये कहते हैं कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ चुका है। उसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आपके समय 5 वर्ष जब आप मुख्यमंत्री रहे 54,200 कुछ करोड़ रुपया RDGI। हमारे 3 वर्षों में 11 दिसंबर 2023 को जब मैंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली तो 17,000 करोड़ रुपए की RDGI। कल मैं दिल्ली गया था और हमारे पंजाब के मोगा में मुहाजिर मजदूर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए।
तारकिन वतन जो बुनियादी तौर पर खेतों में काम करने आते हैं हुकूमत से हिफाजती इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है। पंजाब में अपोजिशन ने मोगा में तारकिन वतन मजदूरों पर गोलीबारी के वाक़े को लेकर आम आदमी पार्टी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और भगवंत मान के इंतज़ामिया को अपनी नींद से बेदार होने को कहा। याद रहे कि मंगल के रोज़ जिला मोगा में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 नामालूम हमलावरों की मुबैना तौर पर मजदूरों के ग्रुप पर फायरिंग के बाद 2 मुहाजिर मजदूर जख्मी हो गए थे। ਅਸੀਂ प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिले प्रवासी चाहे कोई मोगा में है या पंजाब में किसी भी कोने में उनकी जो है कि सुरक्षा को जो है कि ध्यान में रख के उन्होंने जो है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। उस परिवार के साथ हम जो इस समय खड़े हैं दुख की घड़ी में, लेकिन अगर मैं ये सरकार से भी और यहाँ के साहब से भी एसएसपी और डीसी साहब से विनती कर दें उनकी जितनी हो सके हेल्प किया जाए। तमिलनाडु के गोबी प्लायम के करीब एक गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं, ताहम 2.5 करोड़ से ज़्यादा का माली नुकसान हुआ है। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में कागज़ और गत्ते का ज़ख़ीरा जलकर तबाह हो गया। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इंतज़ामी सहूलत और शहरी खिदमत को मौसर बनाने के मकसद से 3 अलहदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में तकसीम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत के इस फैसले की बीजेपी सख्त मुखालफत कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत ने ऐसा करते हुए कॉरपोरेशन को मुकम्मल तौर पर मजलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की मदद का मजलिस को सिला दिया गया। रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत का यह फैसला बिल्कुल गलत है, ताहम इसके बावजूद बीजेपी आने वाले GHMC इंतखाबात में कांग्रेस और मजलिस का डट कर मुकाबला करेगी। The corporations which have been carved out has been carved out to benefit Majlis party. The 3 parts in which one part is totally is a gift to Majlis party because they helped them in Jubilee Hills by elections and they are in for vote bank politics. The other 2 divisions, the other 2 parts of the GHMC are Malkajgiri and Cyberabad. They both educated and some rural areas are there. So the rural areas will suffer because there is no development, there is no roads, and these new areas has to be, made urbanized, and for that taxes will be more. So poor people have to pay the taxes. Some agricultural areas have also been included in the corporation. So those agricultural families will suffer because it has been urbanized now. So it is now urban property. So these are certain lacunas and issues which are faced by the people. So we have actually opposed it. But now as the government has taken decision, we have decided to fight it out. But the fight is between दिल्ली NCR में आलूदगी का जहर कम होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ हवा का म्यार एक मरतबा फिर इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में पहुँच गया। इस पर धुंध की एक मोटी तय छाई हुई है। दिसंबर 2025 के आखिर से दिल्ली का AQI 391 से 462 तक रिकॉर्ड किया गया, जो शदीद सतह है और 40 से ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों पर इसे रेड जोन करार दिया गया। इस सूरत हाल ने इंतज़ामिया को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जैसी पाबंदियाँ आयद करने पर भी मजबूर किया है। कमल ध्यानी, जिसकी मौत देहरी जल बोर्ड के जरिए खोदे गए एक खुले गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने से हुई थी। अरकान ख़ानदान ने ध्यानी के भाई के लिए सरकारी नौकरी के अलावा मुआवजे का मुतालबा किया। इन्होंने ये भी कहा कि जो अहदेदार गड्ढे को खुला छोड़ने के जिम्मेदार थे, इनकी मुलाजिमतें ख़त्म की जाएँ। कमल ध्यानी के वालिद नरेश चंद ध्यानी ने कहा कि मेरे बच्चे को इंसाफ की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, लेकिन कम अज़ कम मेरे छोटे बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।
कर्नाटक के रायचूर में कल रात एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक रायचूर के अल्लूर के करीब ग्रीन लाइन बस के साथ तसादुम में कार ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह का अभी इल्म नहीं हुआ, ताहम पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह हो सकती है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लक्ष्मी फायर स्टेशन के एक अहदेदार ने राजवीर सिंह बघेल ने कहा कि हमें सुबह 7:05 पर हादसे की इतला मिली, जिसके बाद हम फौरी जाए हादसे पर पहुंच गए। इन्होंने कहा कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। इन्होंने कहा कि जख्मियों में ड्राइवर और 2 बच्चे शामिल हैं। गाजीपुर का एमसीडी टोल के पास में का है रोड एक्सीडेंट में कॉल मिली है 7:05 और 7:06 की। हमारे पास में का है, हमने मौके पे आकर के देखा तो इसमें 2 डेड बॉडी है। 3 लोग एमसी हॉस्पिटल में गए हुए हैं, एक ड्राइवर 2 बच्चे। उनको जाकर के देखेंगे। गाड़ी के अंदर जो थे हमने निकाल दिए हैं। हाँ, 2 डेड बॉडी है। हम कह नहीं सकते भाई ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ले जाएंगे जब बताएंगे क्या है। हम नहीं बता सकते इनको डेड है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 3 घंटे बंद दरवाजों के पीछे जारी रही। नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद कोई तबसरा नहीं किया, ताहम सदर ट्रंप ने बाद में एक पोस्ट में मुलाकात को शानदार करार दिया, लेकिन कहा कि कोई भी ठोस नताइज हासिल नहीं हुए। ट्रंप ने इशारा दिया कि वो ईरान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि मुआहदा बेहतर होगा, लेकिन अगर ईरान इनकार करता है तो सूरत हाल को देखते हुए मजीद फैसले किए जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था जब उसने मुआहदे को मुस्तरद कर दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप जब से दोबारा इख्तिदार में आए हैं, टैरिफ की वजह से मुसलसल सुर्खियों में हैं। अब इन्होंने इस सिलसिले में एक अहम बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ है, मुझे इस लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। इन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से तिजारती खसारे में 78% कमी हुई है। इन्होंने कहा कि इसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा आमदनी हुई है, जो हमारे मुस्तकबिल का ज़ामिन है। Another one of my favorite words is the word tariff. Tariff is very, I know they want to hear that little story. I used to say it's my favorite word. They said, what about God? What about religion? What about family and your wife, your children? So now I make it my 5th favorite word. Oh, you have no idea. I suffered. I was suffering from the fake news media. They were going after me when I said it was my favorite word. So I make it number 5, and I think I'm generally speaking okay. They'd like it to be a little bit later than that. But because of tariffs, you saw that it was just announced, our trade deficit has gone down. Now, if you go down 1 point, 2 points, you're like a genius. It's gone down 78%. 78%. Can you believe it? And we have to fight. Right, Speaker? And we have to fight. Just came out. Everyone's saying, that can't be right. 78% reduction in our trade deficit. And next year, we're going to be positive if we keep it all going. We're waiting for a very important decision from the Supreme Court. But I want to thank the speakers here because you have fought with me. You got it very early. Now almost everybody's getting it. But it's numbers that we've never seen. The other thing is breaking 7,000 on the S&P and very importantly, 50,000 yesterday. 50,000 we broke on the Dow. And if you remember, when I won, they said if he could ever produce 50,000 by the end of his 4th term, by the end of his 4th year. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।